नमस्कार दोस्तों, जीएस वाड़ी में आप सभी का स्वागत है। हम फिजिक्स के दूसरी वीडियो ला रहे हैं। दूसरी क्या है, चौथी वीडियो है। इससे पहले न्यूटन के गति के नियम का प्रथम नियम हम पढ़ चुके थे, जड़त्व वगैरह के बारे में वहाँ पढ़े थे, और उस वीडियो को जाके आप देखिए। अच्छी कोशिश की गई वहाँ आपको समझाने की, और होप सो समझ में भी आ जाए। और यहाँ हम द्वितीय नियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गति का द्वितीय नियम क्या है, तो कह रहे हैं किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर। हम इससे पहले पढ़े थे कि जब वेग और द्रव्यमान दोनों मिल जाते हैं तो संवेग होता है। इससे पहली वाली वीडियो में हमने देखा था किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि परिवर्तन की जो दर है उस पर आरोपित असंतुलित बल, यानी कि एक दिशा से लगा हुआ बल, तो वह असंतुलित होगा। लेकिन अगर दोनों तरफ से लगेगा बल तो बल वो संतुलित बल होगा। ठीक है, आरोपित असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि जितना ज्यादा बल लगेगा उतना ही उसका संवेग होगा। ठीक है, जैसे एक बॉल को हम हाथ से फेंकें और एक बॉल को हम बैट से मारें तो संवेग किसका ज्यादा होगा, बैट से लगी बॉल का, इसलिए कि उस पर बल ज्यादा प्रयोग हुआ है, हाथ से ज्यादा बल प्रयोग हुआ है। या फिर उससे भी ज़्यादा किसी मशीन से फेंकी गई बॉल, उसका संवेग ज़्यादा होगा, बैट से भी ज़्यादा। तो यह बल के अनुक्रमानुपाती हो, जितना अधिक बल उतना अधिक जो है संवेग। और अगर यही जो व्युत्क्रमानुपाती होता तो उसका अर्थ क्या होता कि बल अधिक होगा तो संवेग कम होगा। ठीक है, संवेग अधिक होगा तो बल कम होगा। इस तरह से व्युत्क्रमानुपाती होता है हिंदी में, और इस तरह से अनुक्रमानुपाती होता है, जहां यहां मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको एक और उदाहरण से आप समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि एक कोई ट्रक है और एक बस है। बस मत लीजिए, एक ट्रक है और एक बाइक है। तो अगर भगवान न करे ऐसा हो, अगर किसी को बाइक से टक्कर लगती है तो बहुत संभावना है कि उससे उस व्यक्ति को मामूली चोट आए या थोड़ा ज़्यादा चोट आ जाए। लेकिन अगर वही बस से लगती है, ट्रक से लगती है चोट, तो वो बहुत ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो संवेग होगा वो बाइक का संवेग कम है अपेक्षाकृत ट्रक के, और जब उसका संवेग ज़्यादा है तो वह हानि भी ज़्यादा पहुँचाएगी, तथा यह उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है। तो इसमें दिशा दी हुई है और यह सदिश राशि है, इससे पहले भी बता चुके हैं। आप इसको एक और उदाहरण तौर पर नीचे अनुप्रयोग दिया हो समझिए। जैसे कि क्रिकेट की बॉल होती है, तो अब उसमें क्या होता है, तेजी से आती हुई जो बॉल होती है, क्रिकेटर फील्डर जो होता है उस गेंद को कैच करने के क्रम में अपने हाथ को जिस दिशा से बॉल आ रही है उसी के ठीक सेंटर में अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता हुआ ले जाता है। वो इसलिए ले जाता है कि उस बॉल के संवेग को क्रमिक रूप से कम करने पे, अगर वो क्रमिक रूप से कम नहीं करेगा तो उसके हाथ में बहुत चोट लगने वाली है। क्योंकि सामान्यतः अगर बॉल की स्पीड 60 किलोमीटर पर घंटा है, अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उतनी तेजी से अगर उसके हाथ में बॉल लगेगी तो वो घायल हो सकता है, पक्का छूट सकता है। लेकिन जब वो पीछे की ओर खींच रहा है उसी दिशा में, तो इसका अर्थ हुआ कि उसके समय को बढ़ा रहा है, टाइम को बढ़ा रहा है, तो टाइम के साथ साथ उसके संवेग में जो है कमी आती चली जाएगी, और एक समय के बाद उस बॉल का जो संवेग होगा वो कम हो जाए, शून्य हो जाएगा जब उसके हाथ में पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, गाड़ियों में लगने वाले झटकों से बचने के लिए स्प्रिंग या सॉकर लगे होते हैं। ये क्या होते हैं, जैसे आप सबने देखा होगा, बाइक होती है। अब बहुत अच्छी बाइक की तस्वीर तो नहीं बन पाएगी, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिएगा इसको। मान लीजिए कि बाइक है आपकी, ठीक है, इस तरह बाइक हो गई। अब इस बाइक में क्या होता है कि यहाँ पे सॉकर लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉकर लगे होते हैं। तो ये जो सॉकर होते हैं, जब मान लीजिए कि इधर से कोई झटका लगा अगर गाड़ी में, तो ये जो संवेग है, इस संवेग को ये संतुलित कर देते हैं, ये समाहित कर लेते हैं। अगर इस सॉकर न लगे हों तो जो इधर से बल लग रहा है, जो इधर से बल लगा वो डायरेक्ट हिट करेगा गाड़ी की बॉडी को,
और अगर फाइबर पार्ट्स हैं, शीशे के लगे हैं, तो तुरंत टूट जाएंगे। इसको एक और उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कांच का ग्लास है, आप उसको जमीन पर गिराइए और एक उस कांच के ग्लास को सोफे पर गिराइए, कौन से ग्लास के टूटने के चांस ज़्यादा हैं? सिंपल सी बात है, जो जमीन पर गिरेगा वो टूट जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऊपर से छोड़ी गई वस्तु का संवेग निरंतर बढ़ता जाएगा जैसे वो जमीन के पास पहुंचेगी गुरुत्वाकर्षण की वजह से, और अंततः जैसे उस सतह के पास पहुंचेगी अचानक उसका संवेग जो होगा वो शून्य हो जाएगा। देखिए, बात संवेग की बार बार कर रहा हूं, तो जब संवेग की बात करें तो ध्यान रखिएगा, वेग के साथ साथ द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। तो यदि उसमें द्रव्यमान, आप एक कागज को ऊपर से गिराइए, उसे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें द्रव्यमान है ही नहीं उस हिसाब का। उसके बाद जिस गिलास को आप सोफे पर गिराए वो नहीं टूटेगी। क्यों? क्योंकि जब वो गिलास सोफे पर गिरी तो उस पर जो संवेग लगा था वो क्रमवार धीरे धीरे संतुलित होता हुए शून्य हुआ, अचानक शून्य नहीं हुआ। तो यह भी द्वितीय नियम का उदाहरण है। यदि दो हल्की और भारी गेंदें एक समान वेग से गतिशील हैं तो हल्की गेंद कैच करना आसान है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका संवेग भी ज्यादा होगा। इससे पहले भी बताया जा चुका है। जैसे उदाहरण के लिए आपको, मैं इससे पहले उदाहरण का इस्तेमाल कर चुका हूं, आपको कोई फूल से मारे, केवल फूल से, किसी भी फूल से आपको मारे, खूब बल लगा के मारे, और एक दूसरा व्यक्ति आपको गमले सहित मारे, तो किससे चोट ज्यादा आपको लगने वाली है? निस्संदेह गमले से ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि फूल की अपेक्षा गमले में द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका संवेग भी ज्यादा होगा। देखिए, कैच करने का उदाहरण दिख रहा है। बॉल उधर से आ रही है, अगर यह अपना हाथ पीछे नहीं खींचता है खिलाड़ी, तो क्या होगा? उसके हाथ में चोट लगेगी और गेंद छूट जाएगी। लेकिन जैसे जैसे बॉल लिया, अब इसने क्या हुआ, ये क्रमिक पीछे की ओर हाथ खींच रहा है, तो क्या हो रहा है? टाइम बढ़ रहा है। टाइम बढ़ रहा है तो जो इसका संवेग है, जो मोमेंटम है, ये घटता चला जाएगा, और टाइम बढ़ने से मोमेंटम घटेगा और धीरे धीरे शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर ये हाथ यही जो है कांस्टेंट रखता और ये आती है 60 किलोमीटर पर आवर की गति से बॉल आ रही है, अचानक हाथ से टकराती, इसका संवेग शून्य होता और इसके हाथ में जोरदार चोट लगती और कैच छूट जाता। तो ये के उदाहरण है। अब हम देखते हैं तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है तीसरा। इसमें क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एक वस्तु क्रिया के रूप में दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है, ध्यान रखिएगा, एक वस्तु क्रिया के रूप में दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है कोई कार्य करने के लिए, दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया के रूप में लगाती है। अर्थात प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मान लीजिए कि आप एक दीवार पर मुक्का मार रहे हैं, तो दीवार भी उतना ही बल आपकी तरफ लगाएगी, लेकिन यह विपरीत दिशा में होगा। इसका डायरेक्शन देखिए इधर है, इस बल का डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो जितना आप किसी वस्तु पर बल लगाएंगे दूसरी तरफ से ही विपरीत प्रतिक्रिया स्वरूप उतना ही बल लगाया जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया एक युग्म के रूप में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, न कि एक वस्तु पर। अर्थात आपने दीवार पे मारा, एक युग्म अलग अलग, आपने दीवार पे मारा तो हाथ से आपने मारा, हाथ से आपने दीवार पे मारा तो हाथ पर क्रिया का बल है और दीवार से जो बल लग रहा है आपको वो प्रतिक्रिया का बल है। हाथ से लगने वाला बल क्रिया का बल है, दीवार से आपकी तरफ लगने वाला बल प्रतिक्रिया का बल है। इसका उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण आप पहले पिक से समझ लीजिए, उसके बाद आप देखिएगा। यहाँ पे क्या है, बंदूक से गोली देखिए, छूटी, यहाँ ट्रिगर दबा, गोली आगे गई। अब गोली आगे गई इधर, देखिए पिक को थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो सकता है, कोई इशू हो जाए, तो इसलिए इस पिक को मैं नहीं पूरा दिखाना चाहता। चलिए यहाँ देखिए, इस बंदूक का ट्रिगर दबा
गोली छूटी, ये गोली जा रही है इधर, गोली जैसे ही बाहर निकली वैसे इसने पीछे की तरफ भी उतना ही बल लगाया है। ठीक है, ये रिएक्शन का है इधर और ये है एक्शन का। ठीक है, अब क्या हुआ, एक्शन गोली की रफ्तार बढ़ाएगा। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होगा वो बंदूक पर बल लगाएगी, बंदूक पर बल लगेगा। उसके अलावा एक उदाहरण देखिए, और जब हम चलते हैं, हम चल रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए जितना बल हम पृथ्वी पर लगाते हैं उतना ही पृथ्वी से प्रतिक्रिया स्वरूप बल हमें मिलता है। सड़क पे हम चल रहे हैं, जितना बल हम सड़क पे लगा रहे हैं उतना ही बल लगा के पृथ्वी हमें धक्का देती है, धक्का दे, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं। अगर यही प्रतिक्रिया बल समाप्त हो जाए तो हम नहीं चल सकते। या फिर उदाहरण के लिए, जब आप बर्फ पर चलते हैं तो वहां घर्षण बल काम नहीं करता, जिस वजह से हम चल नहीं पाते, सतह बिल्कुल सपाट होती है। फिलहाल ये उदाहरण यहां नहीं सही है, आप बालू का उदाहरण लीजिए, रेत। जब आप रेत में चलते हैं तो रेत में क्या होता है कि रेत में चलने के क्रम में क्या हो, रेत की तरफ से प्रतिक्रिया बल नहीं लगता, जिसकी वजह से आप चल नहीं पाते रेत में ठीक से। या फिर अगर आप कभी भूसे पर चले हों, जो भूसा होता है खेत में गेहूं कटने वाला भूसा, तो कभी आप भूसे पर चलने की कोशिश करिए, आप नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि भूसे की तरफ से प्रतिक्रिया बल नहीं लगता। तो ये क्या होगा, ये एक्शन एंड रिएक्शन का परिणाम होता है। उसके अलावा यहां देखिए एक और एक्शन रिएक्शन, नाव पर आप जितनी गति से आगे की तरफ बढ़ते हैं उतनी ही तेजी से स्पीड धक्का देते हैं, नाव पीछे चली जाती है। ठीक है, ये भी एक्शन एंड रिएक्शन का परिणाम है। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए, वही चीजें सेम लिखी हैं। बंदूक से गोली, रॉकेट की गति, उससे निकलने वाले तीव्र गैसीय निकास की प्रतिक्रिया। जो रॉकेट होता है, आप जो है इसरो का रॉकेट छोड़ दीजिए, आप सामान्य रॉकेट दिवाली वाला समझ लीजिए। जो रॉकेट रहता है, अब ये ऐसे रॉकेट समझ लीजिए, ठीक है, ये रॉकेट है ऐसे, आपने यहाँ आग लगाई। अब जो इसमें बारूद भरा होता है वो नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, जितना उतना ही जमीन से फोर्स लगता है उसकी तरफ, और रॉकेट हवा में उड़ जाता है। दूसरी तरफ नाव को चलाने के लिए चप्पू को जल पीछे धकेलना पड़ता है, ये आप लोगों ने व्यक्तिगत अनुभव किया होगा। ठीक है, तो ये सारे क्रिया प्रतिक्रिया के उदाहरण है। अब एक चीज और यहां देखें, जो आप भार का अनुभव करते हैं वह भी कहीं न कहीं क्रिया प्रतिक्रिया का ही उदाहरण है। आप जितना किलो महसूस करते हैं यह क्रिया प्रतिक्रिया का ही उदाहरण है। ठीक है, तो यह हमारा न्यूटन का तीनों नियम यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, उदाहरणों से समझिए, एक बार नहीं समझ आता बार बार सुन लीजिए, देख लीजिए, उदाहरण देखिए बार बार, और इन्हीं से प्रश्न केवल पूछे जाते हैं। ज़्यादा डिटेल में आपसे यहाँ से पूछने की संभावना बहुत ही कम होती है, और अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछा जा रहा है तो यकीन मानिए कि वो केवल प्रश्न यूँ ही पूछ लिए हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, हम अगली वीडियो आपसे लेके मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।